लास्ट टाइम हम लोग ने खत्म कर दिया था ए पार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं बी पार्ट, वर्क पावर एंड एनर्जी। बी पार्ट के अंदर क्या दिया है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो ऐसे तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज होता है। बट स्टार्टिंग में जो आपको सबसे पहला टॉपिक दिया है दैट इज गिवन, फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है, मैकेनिकल एनर्जी। नाउ व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी? ओके, और Possessed by a body due to a state of rest of motion is called mechanical energy. It exists in two forms: potential energy and kinetic energy. ओके, सो देखो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला है पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसको भी हम लोग ने दो पार्ट, ऐसे तीन टाइप होते हैं इसके, बट हम लोग को सिलेबस के अंदर खाली दो टाइप है। पहला है जीपीई मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत 8th स्टैंडर्ड में देखा था। एंड सेकंड वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक और एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बट वो आपको सिलेबस के अंदर चार्जेस के ऊपर होता है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग को पता है सब लोग को, हाफ mv²। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फॉर एग्जांपल कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है एंड ये पोजीशन पे रहने के लिए, रेस्ट पे रहने के लिए मैं जो भी एनर्जी यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एंड अगर सपोज कि हम लोग ने खाना खाया, मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी है, मैं यहाँ से वहाँ पर कंटिन्यूसली मूव कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा एनर्जी यूज कर रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी। समझेगा यहाँ तक? एंड जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो सम ऑफ होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एंड ये थ्रू आउट द प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड या तो फिर कांस्टेंट। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। मतलब अगर कोई पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो वो पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम। एंड अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। बट एट द एंड दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या रहेगा? सेम। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है हाइट के रिलेटेड जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड दूसरा होता है शेप एंड साइज के रिलेटेड जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझे यहाँ तक? किसमें? ये वाले केस में अभी सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर हाइट पे, इसके ऊपर हम लोग डेरिवेशन करेंगे सेम ऑब्जेक्ट का। यस, सेम ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? मैक्सिमम, क्योंकि ये मोशन नहीं कर रहा है, समझा? पर्टिकुलर हाइट पे जैसे मैंने इसको रिलीज कर दिया तो उसने काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब यूज करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 क्या हो जाएगा? कम। समझा यहाँ तक? एंड जितना ये नजदीक आएगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। डाउट यहाँ तक? तो फर्स्ट पेज पे आपको खाली इतना सही दिया। सो जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है? या तो आप पीई लिखो या तो फिर कैपिटल यू लिखो। समझेगा? स्मॉल यू लिखा तो चलेगा, क्यों? बिकॉज वो तो क्या होता है? इनिशियल एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी। समझे यहाँ तक? एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका दूसरा सिंबल क्या होता है? कैपिटल यू। डाउट यहाँ तक? कुछ भी क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन देखो, रीड करो कोई। द एनर्जी possessed by a body due to its एंड तो यहाँ पर देखो जो पोजीशन वाला है ना, पोजीशन वाला वो किसके रिलेटेड है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। एंड जो शेप एंड साइज है वो किसके रिलेटेड है? पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड। समझेगा यहाँ तक? ये जो पैराग्राफ है ना, वहाँ से सब लोग अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देना कि वो पैराग्राफ क्या बोल रहा है। स्टार्ट करो। और आगे कहाँ से समझा? पहली लाइन समझा? डेफिनेशन तो समझा रहेगा। डेफिनेशन क्या दिया था? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द पोसेस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हाटएवर। ओके, तो वो डेफिनेशन तो ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे तो आपको यही वाला डेफिनेशन लिखना है। वो जो बीच का जो पैराग्राफ है ना उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। लाइन समझा? क्या समझा? अफेक्ट नहीं करेगा, बराबर। और उसके बाद से फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या था? ओके, और वो जो इन्फिनिटी टू पर्टी कुछ लिखा ना? ओके, थोड़ा बहुत चलो समझने का ट्राई करते हैं। लास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, खाली थोड़ा सपोर्ट करना। देखो ये अर्थ, ओके, एंड ये अर्थ का
क्या होगा इसको, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ तक क्लियर सब लोग का, अर्थ एंड ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो थोड़ा 11-12 का ही पार्ट है। इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस जी, कैपिटल जी पता है आपको क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एंड कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द प्लेनेट, एंड जो स्मॉल एम होता है वो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड डिवाइड बाई होता है आर। हाँ, क्योंकि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो हमेशा हमारे अगेंस्ट काम करता है। जैसे मुझे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसे काम करेगा, हमारे अगेंस्ट। देखो कॉन्सेप्ट कैसा है, एक छोटू सा ऑब्जेक्ट है एंड इसका मास कितना है, एम, ओके। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो मास के ऊपर कितना होगा, क्यों 0, बिकॉज ये ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी के ऊपर। तो इन्फिनिटी पे इसके वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 0। पहला लाइन क्लियर, पहला वही पॉइंट दिया ना, रीड करो फर्स्ट पॉइंट। समझा यहाँ तक, सेकंड पॉइंट। अभी समझना है यहाँ पर, है ना, मुझे ये ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट पे लाना है यहाँ पर, एंड थोड़े टाइम के बाद मैं वो ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पे लाऊंगा। मुझे कहाँ पर लेके जाने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ए या बी? ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो इसके वजह से किसके ऊपर कुछ भी अट्रैक्शन का फोर्स है नहीं, ये है ना, इसके पास 0 एनर्जी है। कितना एनर्जी है, एकदम 0, समझा, पूरा का पूरा एनर्जी 0 है ना। मैंने इसको एकदम स्लाइट अमाउंट ऑफ फोर्स दिया, वो भी कितना पता है, 0 न्यूटन का मैंने इसके ऊपर फोर्स दिया, मतलब ऐसा फुक मारा खाली। एंड ये जो पार्टिकल था उड़ते 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 कहाँ पर आ गया पता है, यहाँ पर। डाउट यहाँ तो कुछ ही, तो उसको यहाँ से यहाँ पर आने के लिए किसने रोका, किसी ने भी नहीं, बिकॉज यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, तो उसको वहाँ पर बाहर कोई भी पार्टिकल रोकने वाला, एयर रेजिस्टेंस ऐसा कुछ भी है नहीं। तो ये पोजीशन, सॉरी ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो उसका एनर्जी कितना होगा, 0। समझा आता है, क्योंकि इसको यहाँ पर कोई भी खींचने वाला नहीं है। अभी देखो जैसे ये छोटा सा मास इसके अंदर आएगा, मतलब जस्ट यहाँ पर क्या होना स्टार्ट होगा, अर्थ इसको खींचना स्टार्ट करेगा। मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर न जाते हुए खाली ए पोजीशन पे मुझे उसको होल्ड करना है, रेस्ट पे लाना है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। जैसे हमने यहाँ से इसको रिलीज किया तो ग्रेविटेशन फोर्स इसको यहाँ पर खींचेगा अपने तरफ, समझा तक। मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट ए पर ही रुका रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो जब ये पार्टिकल को हमको ए पोजीशन पे ला के रखना है, खाली रखना है, समझा, ऐसा कहीं पर था एंड ये फील्ड है, तो ऐसा मैं उठा के बस खाली यहाँ पे रखना है, लेकिन इजीली वहाँ पर रख नहीं पाएंगे, क्यों, बिकॉज ग्रेविटी उसको अपने तरफ खींचेगा, समझा आता है। तो मुझे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट, समझेगा। तो मेरा जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। एंड इसका एक कंडीशन होता है, एक अजम्पशन होता है कि ये पार्टिकल को जब आप एम से या सॉरी ये वाले पोजीशन से ए पॉइंट पे जब लाओगे ना, तो इसको एकदम स्लाइटली लाना है ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 ही रहना चाहिए, समझा आप लोग को। और एकदम आराम से ये हाथ हिल रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, वैसा कुछ, समझेगा। तो ये पार्टिकल को हम लोग यहाँ से बाहर से इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा और समझेंगे इसको। ये पार्टिकल कहाँ पर है, बाहर है, तो बाहर इसके ऊपर एनर्जी कितना रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का 0, समझा तक। जब ये जैसे ही अंदर आएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स को कहाँ पर खींचेगा, नीचे, लेट से 1 न्यूटन से, सपोज कितने फोर्स से खींच रहा है, 1 न्यूटन। तो मुझे भी यहाँ से इसको यहाँ पर लाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स देना पड़ेगा, 1 न्यूटन। अगर मैं 1 न्यूटन से कम दूंगा ना, फटक से जाएगा, बट कंडीशन ये है कि उसका काइनेटिक एनर्जी हमको चेंज नहीं होने देना। तो जैसे अजम्पशन है, ओके। तो जैसे बिकॉज वो पोटेंशियल एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर, उसके लिए, समझा। तो एकदम आराम से मैंने, तो ये तो एकदम नीचे इसको लेके ही आ रहा है, ग्रेविटी कहाँ पर ला रहा है उसको, नीचे की तरफ। तो मैंने इसको यहाँ से फोर्स दिया, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट। एंड इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है, धीरे धीरे कहाँ पर ला के रखने वाले हम लोग, ए पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हुआ, नीचे के डायरेक्शन में। एंड फोर्स मैंने कौन से डायरेक्शन में दिया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय मी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव के क्यों नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। किया ना मैंने, इनफाइनाइट से ये पॉइंट तक लाया, समझाया तक सब लोग को, क्या क्या क्या। बराबर। देखो यहाँ से जब यहाँ पर है तो कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, 0। अभी यहाँ से जैसे ही अंदर जाएगा तो उसको ग्रेविटी खींचना स्टार्ट करेगा, तो ये खींच के यहाँ तक लेके आएगा, बट मुझे वहाँ तक नहीं लेके जाना है, मुझे इसको कहाँ पर रखना है, ए पे। तो ए पे स्टेबल करने के लिए मुझे कौन सा डायरेक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा,
अपोजिट डायरेक्शन, हेंस हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। ये कॉर्नर से एज से लेके यहाँ तक लाना है तो हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वहां पर ही रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ पर लेना है। डेफिनेशन देखो क्या दिया है, इन ब्रिंगिंग दैट पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए मुझे इसके अंदर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। आपने टग ऑफ वॉर देखा है, तो टग ऑफ वॉर में कैसा होता है, एक साइड सब लोग खींचते रहते हैं, अभी वो बीच में वो जो स्ट्रिप रहता है, मुझे अगर उसको वहीं पर रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, वैसा कुछ है। समझा यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मुझे ये मास को इनफाइनाइट से बी तक लाना है तो वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा करना पड़ेगा? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर ज़्यादा है, बी पे या ए पे? अगर बी पे ज़्यादा है तो मुझे ये बी पे होल्ड करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, तो ये वाले केस में मुझे वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड ये वाले केस में वर्क डन करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। समझे यहाँ तक? ऐसा भी आप समझ सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को यहीं पर रखना है तो आप 2 मीटर होल्ड कर सकते हो, बट आपको ऐसा हाथ खड़ा कर दिया तो ज़्यादा कर पाएंगे हम लोग? नहीं, तो अपने को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। कौन सा? धीरे धीरे करेंगे हम लोग, आएंगे जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो ना। हाँ रुको रुको, याद है, समझा सब लोग को? तो जो भी हम लोग वर्क डन यहाँ पर करे वो पॉजिटिव है या नहीं? वेरी गुड। नाउ जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? क्यों पॉजिटिव? बिकॉज ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है एंड उसका जो फोर्स है वो भी कहाँ पर लग रहा है, नीचे, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। डाउट यहाँ तक कुछ ही क्लियर? अभी देखो मैं जो लिख रहा हूँ ऐसा लिख सकते हैं, पॉजिटिव को मैं ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन कौन कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। समझेगा? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो नीचे का फोर्स एंड ऊपर का फोर्स क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये पॉइंट पे जो वर्क डन का फोर्स है एंड जो मैं बाहर से जो फोर्स दे रहा हूँ वो दोनों क्या रहने वाला है, इक्वल। समझेगा? सो वर्क डन बाय मी ऐसा लिख सकते हैं। समझा नहीं समझा? रुको रुको, वर्क डन बाय मी नेगेटिव एफ एस, वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव एफ एस। कैन आई राइट पॉजिटिव एफ एस को नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एफ एस? कोई शक? कौन सा नेगेटिव? यही पॉजिटिव को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं नेगेटिव टू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, एंड जो नेगेटिव एफ एस है वो क्या है? कैसे 3 आएंगे? नहीं, अरे -1 इंटू -1 क्या होगा, पॉजिटिव 1 में। ये नेगेटिव एफ एस है, हाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं इसका वैल्यू, तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, -1 इंटू -1, तो माइनस एफ एस मतलब क्या है, वर्क डन बाई मी। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि जो ग्रेविटी है वो मेरे क्या काम कर रहा है, अगेंस्ट। समझेगा यहाँ तक? मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर रखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ग्रेविटी इसको कहाँ पर लेके जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो मेरे कंपेरिजन में कैसा है, नेगेटिव। समझा यहाँ तक? एंड वही जो नेगेटिव वर्क डन होता है वो ये ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज नेगेटिव। अभी थोड़ा समझने का ट्राई करो, जब भी मैं ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आऊँगा तो मुझे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो जो ग्रेविटी है वो भी मुझे नीचे के डायरेक्शन में ज़्यादा खींचेगा, तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझा यहाँ तक? तो ज़्यादा वर्क डन कहाँ पर हो रहा है, बी पे या ए पे? तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा ना पार्टिकल के अंदर वो होगा -8 जूल। कितना होगा, -8 जूल। एंड जैसे आप सरफेस के यहाँ पर पहुँचोगे तो ये हो जाएगा -10 जूल। ये खाली एक समझाने का तरीका है, एग्जैक्ट ये वैल्यूज नहीं है। अभी जैसे आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो वर्क डन कहाँ पर सबसे कम रहेगा, तो यहाँ पर एंड पे है -1 जूल, एंड इसके ऊपर गए तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर -2, -3, -4 वर्क डन बाय ह्यूमन है। बोलो। हाँ वेरी गुड। अभी देखो जैसे अभी ये भी लॉ वायलेट नहीं होना चाहिए ना अपना, वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो बढ़ ही रहा है माइनस के टर्म में, -2 बढ़ा के -8 बढ़ा। समझा ऐसा? नहीं नहीं, देखो जैसे ही यहाँ पर हाइट बढ़ते जा रहा है वैसे से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। समझेगा यहाँ तक? क्लियर? तो ये वाले केस में -10 बढ़ा के -2 बढ़ा, 2 बढ़ा। समझेगा? एंड जैसे आप सरफेस पे गए, सॉरी इसके एजेस पॉइंट पे गए तो कितना हो जाएगा, -1, एंड एक बार आपने फील्ड को क्रॉस कर दिया तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अभी इसको एक दूसरा तरीका है समझाने का, कि अभी बहुत से लोग को अभी भी थोड़ा ना 100% क्लियर नहीं हो रहेगा, अभी वो डाउट रहेगा कि सर यहाँ पर जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एनर्जी पॉजिटिव में होना चाहिए एक्सेट्रा। देखो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास है ना 1 भी रुपया नहीं है, 0 रुपये से आपको, एंड आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड आपके पास पैसा है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, देंगे। अभी सपोज कि मैंने आपको 60 लाख का लोन दिया, तो आप लोग के पास जो पैसा आया वो पॉजिटिव या नहीं, पैसा तो ही था आपके पास, तो डेब्ट है।
समझा था, वैसा कुछ आपके पास दिख रहा है एनर्जी है, जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो आपके पास पैसा है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, पैसा है, लेकिन वो पैसा अपना नहीं है, वो पैसा किसी और का है। समझेगा यहाँ तक? वर्क डन बाय ग्रेविटी तो नेगेटिव ही होगा ना। मैं ये ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच के रखना चाहता हूँ, बट ग्रेविटी उसको काम, हाँ वो भी है ना, दोनों राइट है। वर्क डन बाय मी यहाँ पर क्या हो रहा था, नेगेटिव, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी कहाँ पर होता, पॉजिटिव। अब मैंने पॉजिटिव को दो पार्ट में तोड़ दिया, तो ये जो नेगेटिव एफ एस है वो कौन है, वर्क डन बाय मी। तो हम लोग दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ग्रेविटी मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, या तो फिर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ, दोनों चलेगा। समझा? आप दोनों साइड उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझा तक? वापिस एक बार कोई पढ़ो, कौन पढ़ेगा? साची वाच सी है। पहला पॉइंट क्लियर था, जब भी ऑब्जेक्ट बाहर रहेगा तो उसके ऊपर एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब होता है फील्ड के अंदर। नेक्स्ट, हाँ वर्क डन बाय अस, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पर, बिकॉज देखो ग्रेविटी कहाँ पर खींचता है, नीचे, एंड मैं फोर्स कहाँ पर लगा रहा हूँ, ऊपर। अभी उल्टा भी हो सकता है, अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है, ये भी थोड़ा समझना ट्राई करना। ये ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पर एनर्जी रहेगा, समझेगा, इधर स्टार्टिंग में रेस्ट है, मुझे इसको यहाँ पर 1 मीटर ऊपर लेके जाना है, एंड यहाँ पर 1 मीटर ऊपर लेके जाना है। कहाँ पर मुझे कम वर्क डन करना पड़ेगा, क्यों ऊपर, बिकॉज ऊपर ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। समझेगा ऐसे? तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए ये वाले डायरेक्शन, ये वाले पोजीशन पे अपने को कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। क्यों? बिकॉज ये पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। क्या? हाँ देखो, मुझे अगर ये ऑब्जेक्ट को रोक के रखना है यहाँ पर, समझेगा, या तो ये पर्टिकुलर पोजीशन पे लाना है, तो ये पॉइंट पे जो भी एनर्जी होगा, समझेगा, तो मैंने यहाँ से इसको नीचे लेके आया, तो मैंने कुछ ना कुछ तो फोर्स दिया रहेगा, कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? इसको अगर दूसरे तरीके से समझना हो तो ट्राई कर। तो मुझे उसको होल्ड करके रखना है, तो मुझे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, अगेंस्ट। कितना लगाना पड़ेगा, जितना वो पॉइंट पे फोर्स है। देखो यहाँ पे सब लोग, एक छोटू सा मैग्नेट है या तो एक छोटा सा स्टील का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। ओके, जैसे जैसे मैं इसको दूर लेके जाऊँगा, क्या होता जाएगा, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, एंड समझो कि यहाँ तक उसका फील्ड है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, समझेगा, एंड ये ऑब्जेक्ट को जैसे आप यहाँ पर लेके आओ, क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करना ट्राई करेगा, समझेगा। अब मुझे इसको पकड़ के रखना है यहाँ पर, तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड अगर सेम चीज़ मुझे अगर यहाँ पर करना होता तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता। तो यहाँ पर जो अर्थ है ना, एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, एंड ये जो छोटा पार्टिकल है ना, वो हम है या तो कोई ऑब्जेक्ट है। समझा? वेक्टर नहीं, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी कोई भी हो, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बस खाली आपको नंबर के टर्म में समझना है कि जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाओगे, समझेगा, तो मुझे जो एनर्जी इसको प्रोवाइड करना है वो पोजीशन पे रुकने के लिए वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में लगाना है, वो अगेंस्ट की वजह से खाली वहाँ पर माइनस का साइन है। तो हमने जो भी उसको एनर्जी वहाँ पर रोक के रखा है ना, मतलब रोकने के लिए जो एनर्जी सप्लाई किया है, वही एनर्जी स्टोर हो रहा है किसके फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ये वाले पॉइंट पे ना, हाँ तो हाई ही है। देखो -1 बड़ा है या -10 बड़ा है, ऐसा नहीं है। देखो बाहर 0 है, जैसे मैंने आप लोग को समझा ना कि अगर किसी इंसान के पास 0 रुपीज़ है एंड उसने पैसा लिया, तो पैसा आया मेरे पास, तो नंबर मेरे पास है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, डेप्थ है। डेप्थ मतलब नेगेटिव में ही जा रहा हूँ, समझा। एंड डे बाय डे हमारे ऊपर उसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ते जाएगा, तो इंटरेस्ट चढ़ रहा है तो डेफिनेटली हमारा जो पैसा है वो किस में जा रहा है, नेगेटिव में ही जा रहा है, वैसा कुछ। तो जैसे आप टूवर्ड्स द अर्थ आओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज हाइट डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी देखो दूसरा एक चीज़, जैसे जैसे अभी देखो जिसपे नेगेटिव वाला नहीं समझा, ये फॉर्मूला 11th का है। जैसे मैंने आर का वैल्यू बढ़ाया तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, समझना। जैसे मैं आर का मतलब क्या होता है, अर्थ से डिस्टेंस, जितना मैं अर्थ से डिस्टेंस दूर जाऊंगा आर का वैल्यू बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समझा। फॉर एग्जाम्पल कम होके हो गया -2 जूल, कितना हो गया, -2 जूल। अभी मैंने ना आर का वैल्यू कम कर दिया,
तो अगर मैंने आर का वैल्यू कम किया तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो वैल्यू बढ़ के सपोज क्या हो गया -5 जूल, तो -5 जूल कहाँ पर होगा, ये वाले पॉइंट पे, एंड -2 जूल कहाँ पर होगा, ये वाले पॉइंट पे, ऐसा कुछ। सर बट हम जैसे माइनस का क्या क्या, हाँ तो बराबर हो गया ना। देखो -2 -5 से बराबर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा कहाँ पर है, जितना जितना हाइट बढ़ेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अभी देखो -2 बढ़ा कि -5 बढ़ा, बराबर। तो -2 का हाइट ज़्यादा है या -5 का हाइट ज़्यादा है, बराबर। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता है। आप है ना और डेप्थ में जाओगे तो वहाँ पर आर का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा नंबर के फॉर्म में, बट उसके आगे माइनस लगा दो तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्चुअली में कम होते जाएगा। कहाँ पर होगा ना, अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि यहाँ अभी देखो अर्थ तो इस सेंटर में यहाँ पर रहेगा ना, उसका जो कोर रहेगा सेंटर में रहेगा। अगर आपने इतना सा अर्थ का अगर पार्ट लिया तो फिर उसका आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। तो आर, तो अभी हम लोग पहले यहाँ पर थे, अभी कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे। तो आर का वैल्यू कम, तो पोटेंशियल का एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो -20 जूल हो गया, तो -20 जूल कहाँ पर आ जाएगा, ये -10 है तो -20 यहाँ पर आ जाएगा, तो धरती के अंदर। अभी पूछो मत सेंटर पे क्या होगा, क्योंकि उसका कुछ अलग फॉर्मूला है। बोलो, 0 नहीं होगा, डाउट इसके अंदर कुछ भी, क्लियर। अभी जैसे मैं यहाँ से, सुनो सब लोग, जैसे ही मैं अब यहाँ से रिलीज कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, नीचे। तो जब भी वो ऑब्जेक्ट है, थोड़ा समझने ट्राई करना, जब भी वो ऑब्जेक्ट यहाँ से पास होते होते ये पोजीशन पे आएगा तो वो टाइम पे उसके पास कितना एनर्जी होगा पता है, 5 जूल का, +5 जूल। क्यों +5 जूल, बिकॉज धरती का जो फोर्स है, अर्थ का जो फोर्स है वो कहाँ पर लेके आ रहा है, नीचे, एंड ऑब्जेक्ट का मोशन भी कहाँ पर हो रहा है, नीचे, समझेगा। लेकिन मुझे इसको यहाँ पे रोकना है तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, माइनस। सो वर्क डन बाय मी इज माइनस, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मेरा माइनस। नहीं समझा, अभी तो क्लियर हो जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझा। वापिस है, देखो अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना है, 0, मैंने जैसे इसको थोड़ा सा फूक मारा, ये कहाँ पर आ जाएगा, फील्ड के अंदर। तो ये फील्ड के अंदर जब भी आ रहा है, थोड़ा समझो वापस से लास्ट, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके पास कितना एनर्जी का, सॉरी कितना एनर्जी है इसके पास, 6 जूल का। अभी मुझे इसको यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो वर्क डन बाय मी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझेगा, डाउट यहाँ तक कुछ ही, क्लियर। तो अगर मैं इसके अपोजिट वर्क कर रहा हूँ, किसके, ग्रेविटी के, तो वर्क डन बाय मी इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो तो उसको नीचे ही खींच रहा था। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट में ही काम कर रहे हैं, वैसा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी वो मेरा भी क्या है, नेगेटिव ही है, क्योंकि मैं उसको ऊपर खींच के रखना चाह रहा हूँ बट ग्रेविटी उसको नीचे लेके जाने का ट्राई कर रहा है। हाँ, यस, हाँ। अभी देखो ये भी एक केस है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये अपना फॉर्मूला है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, होते जाएगा। समझे क्या? अगर आप बहुत ही हाई डिस्टेंस पे चले गए तो एक टाइम के बाद, मतलब ये फील्ड के बाद कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो वहाँ पर ग्रेविटी कितना हो जाता है, 0। तो बाहर पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो गया, 0। वो प्रूफ कर दिया मैंने यहाँ पर कि सरफेस के, सॉरी एरिया, फील्ड के बाहर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। जी का वैल्यू धीरे धीरे यहाँ पर डिक्रीज ही होते जाएगा, बट जैसे आप एक बैरियर क्रॉस करोगे तो बाहर तो कोई भी गैस के पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम है, एंड वैक्यूम की वजह से ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0। ग्रेविटी 0, तो बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल एनर्जी भी 0। समझेगा यहाँ तक, क्लियर। यहाँ पर इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करो ना, कितना होगा, बस वही था, जब इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। 0 ही हो जाएगा ना फील्ड के बाहर। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, अगर एक ही नंबर 1 को अगर आपने करोड़ टाइम से डिवाइड कर दिया वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 0 अप्रोक्सीमेटली। समझा यहाँ तक? तो हाँ, यस, फील्ड के बाहर जो भी है ना। अभी इसमें ना और एक चीज़ है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, पता है कहाँ पर, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। कभी कभी आप लोग फॉर्मूला देखोगे तो P इज इक्वल टू होता है -gm/r। तो ये r क्या होगा, रेडियस ऑफ द प्लेनेट। समझेगा यहाँ तक? बट अगर आपने स्मॉल r लिखा तो स्मॉल r क्या होता है, रेडियस प्लस हाइट, मतलब यहाँ से ऊपर। हाँ, नंबर के फॉर्म में बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद जब भी आप लोग ऊपर जाओगे, सरफेस क्रॉस करोगे तो ग्रेविटी 0। अभी ग्रेविटी देखो, सुनो यहाँ पर जो ग्रेविटी होता है ना, यहाँ से प्लस, यहाँ से अगर सपोज आप 1000 किलोमीटर गए ऊपर, तो ग्रेविटी सरफेस के ऊपर था 9.86 एंड ऊपर होगा 9। तो कितना फर्क है इसमें एंड इसमें, 0.86 का, एंड सामने 3 0 बढ़ रहे। समझा? तो बाय डिफॉल्ट उसका जो ओवरऑल नंबर आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा ही, लेकिन पॉजिटिव के टर्म में। एंड ये जो हमने किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, ये ऑब्जेक्ट के अंदर
कितना एनर्जी स्टोर होगा, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। यस, जितना हम लोग बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। आप लोग को सम सॉल्विंग के लिए ना यही यूज़ करना है, टेंशन मत लो ज़्यादा। कहाँ पर? क्योंकि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, उसको वो पोजीशन पे रोकने के लिए, समझा। अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगा कि बेंच पे, वहाँ पर, समझेगा क्यों? बिकॉज मैंने इसके ऊपर जो भी फोर्स लगाया वो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाया, समझा। तो वर्क डन बाय मी इज अगेंस्ट नेगेटिव, तो ये ज़्यादा हाइट पे है, तो इसको ज़्यादा हाइट पे लेके जाने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अभी जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो क्या मैं ऐसा बोलूँ कि इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? नहीं नहीं, क्यों पता है? बिकॉज ये है ना हाइट से है। अभी देखो यहाँ से अगर आपने इसको, हाँ बराबर, अभी फ्लोर पे रखा तो सी लेवल बराबर, फ्लोर पे रखा तो अपने रोड के लेवल, एंड रोड के ऊपर रखा तो फिर सी लेवल, एंड सी के लेवल पे अगर रखा तो फिर अर्थ के सेंटर के लेवल पे। तो हर पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो होता ही है। हाँ, अर्थ के सेंटर पे जो रखते हैं ना, अगर आप लोग ने रखा अर्थ के सेंटर के ऊपर, तो जितना वैल्यू आपको यहाँ पर आएगा ना, उसका 1.5 टाइम्स नेगेटिव नंबर आपको यहाँ पर आएगा। गो अवे फ्रॉम द फील्ड, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, एंड आर का वैल्यू इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो। एंड दूसरा तरीका ये है समझने का, हाँ नेगेटिव इसके लिए बिकॉज ग्रेविटी कहाँ पर खींच रहा है? नीचे, एंड मैं उसको वो पोजीशन पे होल्ड करने के लिए फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगा रहा हूँ? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसको बहुत ही आराम आराम से लेके आना है। अगर मतलब ऐसा आपको लग रहा है जैसे आप लोग ने आवर एंड देखा रहेगा, कभी देखा आवर एंड ऐसा घूम रहा है फटाट, वो एकदम आराम आराम से घूमता रहे, लेकिन घूमता है हर सेकंड, वो आगे बढ़ता है बट दिखता नहीं है। वो स्पीड से अपने को उसको लेके आना है। अरे अगर देखो मैं इसको यहाँ से यहाँ पर लेके आया, फिर मैं जोर से इसको यहाँ पर लेके आया, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो उसके पास जो एनर्जी था उसे, बट मुझे यहाँ पर काइनेटिक नहीं चाहिए, खाली पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको बहुत ही आराम आराम से लेके आना पड़ेगा कि उसका जो वेलोसिटी का चेंज है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए? जीरो। ओके, देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इलास्टिक। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, टेंशन मत लो, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इसको जानते हो आप लोग? ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग स्टार्टिंग में कहाँ पर है? रेस्ट पे, मेन पोजीशन पे, यस और नो। बाहर से अभी तक हम लोग ने कोई भी एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं किया है, तो इसका जो भी इंटरनल एनर्जी रहेगा वही उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक कंक्लूजन देना आप लोग को, सुनो, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं निकाल सकते, हम लोग चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं। पता है इसका मतलब क्या? देखो जैसे कि मैं यहाँ पे रेस्ट पे हूँ, तो मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी ये टाइम पे फॉर एग्जांपल रहेगा 100 जूल। किसी ने कुछ टेस्ट वेस्ट किया एंड बॉडी के अंदर एनर्जी कितना है? 100 जूल। अभी जब उसने टेस्टिंग वेस्टिंग सब किया, जब वो रिपोर्ट निकालेंगे वो टाइम पे मेरे बॉडी का एनर्जी थोड़ा कम हो गया रहेगा, तो उसने बोले 100 जूल बोला, बट क्या ये टाइम पे मेरे बॉडी के अंदर 100 जूल होगा? तो हम लोग चेंज निकालते कभी भी कहते हैं, टोटल एनर्जी हम निकाल नहीं सकते, समझे? बॉडी चल रहा है ना, हाँ, तो रेस्ट पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, यस। अभी जैसे कि आपने ये टाइम पे एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर देखा 100 जूल है, लेकिन जब तक आप रिपोर्ट निकालोगे, प्रिंट आउट निकालोगे, भाई ये देखो ये आपके बॉडी का एनर्जी, लेकिन तब तक मैं 2 जूल का एनर्जी यूज़ हो गया रहेगा ना मेरे बॉडी ने इंटरनली, ब्रीथिंग करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, ऐसा। चलो देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको फोर्स लगाया, ध्यान है सब लोग का, अगर मैंने इसको यहाँ से फोर्स लगाया तो क्या होगा? स्प्रिंग में साइज इसका चेंज हो जाएगा, तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, हाँ खींचा तो इसको, ओके। क्या इसका शेप एंड साइज चेंज हुआ? अभी मैंने जो भी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया रहेगा, आया ध्यान आपको, मैंने जो भी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया रहेगा उसके कारण इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड वो जो भी नंबर आया वही अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ फॉर्म ऑफ ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर क्या हो गया रहेगा? स्टोर्ड। अभी ये स्टोर होकर करेगा क्या? जैसे मैंने यहाँ से फोर्स हटा दिया, ये स्प्रिंग वापस से कहाँ पर जाएगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, एंड ओरिजिनल पोजीशन पे जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक। समझा यहाँ तक? हाँ, अगर आपने इसको कंप्रेस कर दिया, देखो ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, समझा? अभी आपने क्या किया? यहाँ पर इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस का मतलब है आपने ये डायरेक्शन से इसको फोर्स दिया, तो फोर्स के वजह से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो स्प्रिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पर कंप्रेस होके ऐसा हो गया, समझा? तो इसके अंदर हमने जो भी फोर्स यहाँ से अप्लाई किया, ध्यान से, हाँ देखो इसके अंदर इसको मैंने जो भी फोर्स दिया एंड ये फोर्स के कारण इसका क्या हुआ? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो हम लोग ने बाहर से जो वर्क डन दिया, बाहर का मतलब होता है एक्सटर्नल वर्क डन या तो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ से अपने फोर्स अप्लाई किया, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने बाहर से जो भी इसको फोर्स दिया उसके कारण क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट।
एंड वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने कुछ ना कुछ तो एनर्जी दिया उसको, एंड वही एनर्जी स्टोर हो गया किसके फॉर्म में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब मैं जैसे इसको यहाँ से रिलीज करूँगा तो जो बाहर से मैंने एनर्जी दिया था वो यूज करेगा उसको वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के लिए, समझा। एक एग्जांपल इसमें यहाँ पे सब लोग, ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, इसके और बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कितना दिया है, 0, न्यूटन का पहला लॉ, बाहर से अगर आपने अनबैलेंस फोर्स नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ेगा, रेस्ट। मैंने इसको फोर्स दिया 1 न्यूटन का, मेरे बॉडी के अंदर अभी एनर्जी है 100 जूल, कितना है पूछो मत कैसे, मानो क्लियर लॉजिक मतलब, देखो मेरे बॉडी के अंदर कितना एनर्जी है 100 जूल। मैंने ये स्प्रिंग को 1 न्यूटन का फोर्स दिया एंड इसका डिस्प्लेसमेंट करा दिया 1 मीटर से, तो मैंने कितना वर्क डन किया 1 जूल का। तो मेरे बॉडी के अंदर अभी कितना एनर्जी है, अभी जैसे मैं यहाँ से इसको रिलीज करूँगा तो वो जो 1 जूल का एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड था इन अ फॉर्म ऑफ ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो यूज करके ये जो स्प्रिंग है वो वापस कहाँ पर जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, समझा। अभी इसका उल्टा केस, स्टार्टिंग में इसके ऊपर एनर्जी कितना है 0, मैंने बाहर से कितना फोर्स दिया 1 न्यूटन, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1 मीटर, समझा। तो मैंने जो 1 जूल का काम किया इसको कंप्रेस करने के लिए, फिर जैसे मैं छोड़ दूंगा तो ये जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स है वापस से कहाँ पर आएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। हाँ यस, मैंने देखो 1 न्यूटन का फोर्स दिया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर का, तो मैंने कितना काम किया 1 जूल। तो 1 जूल का मेरा एनर्जी किधर गया, इसके अंदर स्टोर्ड हो गया, एंड वो जो स्टोर्ड हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर जैसे मैंने इसको रिलीज कर दिया तो ये स्प्रिंग वही 1 जूल को यूज करके वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। कौन सा, फिर यूज हो गया ना पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि वो मोशन करेगा तो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, समझा। तो ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करते हैं ना। खींच लो ना रे, छोड़ दोगे तो वापस चला जाएगा ना। अगर आपने स्प्रिंग को खींचा, हाँ अगर ज्यादा ही खींच दिया, अभी देखो जैसे इलास्टिक रबर है, ओके, तो ये सर्कल के फॉर्म में मैंने इसको थोड़ा सा अगर खींचा तो ये सेम उतना ही रहेगा, लेकिन इसका भी ना एक लिमिट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। अगर आपने इसका लिमिट, हाँ इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर आएगा आपको आगे जाके, अगर आपने इसको बहुत ही खींच दिया तो फिर इसका शेप एंड साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमने उसके इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया। बट अगर विद इन इलास्टिक लिमिट हो तो वापस से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाते हैं। एग्जांपल, आप लोग ने बिस्लरी का बॉटल देखा रहेगा, उसको अगर आप थोड़ा सा कंप्रेस करो फिर छोड़ दो तो वापस से अपने पूरा उसका ऐसा कर दिया फिर छोड़ दो, फिर वो नहीं आएगा। डन, इलास्टिक ऐसा रखा तो पचक गया था। देखो अगर खाली मैंने थोड़ा सा इसको ऐसा किया एंड रिलीज कर दो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, समझेगा। अगर सपोज मैंने पानी निकाल भी दिया, बराबर है, तो भी नहीं होगा। हाँ, ढक्कन अगर बंद है उसके अंदर के जो एयर पार्टिकल्स है उसको रोकेंगे और इसका जो मटेरियल है वो भी उसको रोकेगा, बट बहुत ही ज्यादा कर दिया कि नया लेने का। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया, हाँ क्या, अरे वाह ये पहले देना चाह रहा। ये पता है आप लोग को स्लिंग की, एक मैं लेके जा रहा है इसको। अभी देखो ये स्प्रिंग स्टार्टिंग में रेस्ट पे रहेगा, बराबर, तो इसका क्वेश्चन कुछ फॉर इनकन्वीनियंस, हमें खेद है, खेद समझते आप लोग को, रेलवे में ये रेस्ट पे है, रुक जा, अभी ये रेस्ट पे होता है, थोड़ा थोड़ा हाथ वाइब्रेट होता है ना। अभी देखो जैसे मैंने इसको यहाँ से पूरा खींच दिया, देखो वापस से धीरे धीरे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। नॉटी हो रहे हो हाँ। चलो नेक्स्ट पॉइंट, मुझे नहीं लगता कि आपको 2.11 मुझे सिखाना पड़ेगा बार बार। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, MGH पता है, हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, फिर भी थोड़ा 2 मिनट में देख लेते हैं बिकॉज कुछ नहीं आता है। देखो तो मैंने भी कराया था लास्ट टाइम, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर फ्लोर है या तो ग्राउंड है, देखो यहाँ पे सब लोग क्लास, एक ऑब्जेक्ट है, सुनो, यहाँ पर एक इंसान है एंड ये इंसान के बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है स्टार्टिंग में 100 जूल, ओके, एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा दूर नहीं हो गया, ये ऑब्जेक्ट एंड इसका मास कितना रहेगा m एंड ग्रेविटी कितना एक्ट हो रहा है इसके ऊपर g, ओके। तो इसका वेट कौन से डायरेक्शन में रहेगा, नीचे के डायरेक्शन में। अगर मुझे ब्रांड यहाँ पर नीचे क्या देख रहे हो, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट नीचे रखा है फ्लोर पे, देखो ये ऑब्जेक्ट का मास कितना रखा है m एंड ग्रेविटी कहाँ पर एक्ट करेगा, नीचे, ओके। अगर ये ऑब्जेक्ट को मुझे ऊपर उठा के रखना है तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो मैंने फोर्स अप्लाई किया ऊपर के डायरेक्शन में, ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर फोर्स का लिए कितना होगा mg, उससे स्लाइड ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, समझेगा। तो यहाँ पर फोर्स है एंड इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है, ऊपर, एंड ये जो हाइट उसने ट्रेवल किया वो हाइट कितना होगा, यस। तो ये इंसान ने कितना काम किया, अगर 1 न्यूटन का फोर्स है एंड हाइट कितना है 1 मीटर, तो कितना काम किया 1 जूल का। अभी ये इंसान के अंदर बॉडी के अंदर कितना एनर्जी बचेगा 99,
अभी ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर से मैं रिलीज करूंगा तो 1 जूल का एनर्जी यूज करके कहाँ पर आएगा, नीचे के डायरेक्शन में, समझेगा, यहाँ पर एकदम यहाँ पर। डाउट यहाँ था कुछ भी, क्लियर सब लोग को, क्लियर। एंड ये जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंबल क्या होता है U, एंड इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो और एक तरीका है इसको समझने का, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना था mg, एंड स्केलर फॉर्म में सब कुछ, एंड हाँ बट हाइट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर h, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mgh। एंड मैंने जो काम किया था ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट करने के लिए, वही किसके फॉर्म में स्टोर हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंबल होता है U, एंड इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा mgh। बस इतना सही है 2.11 के अंदर, क्लियर। अभी मजा आएगा, मेरा फेवरेट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्लास स्टार्ट करें। आप लोग के टेक्स्ट बुक के अंदर, विवान यहाँ पे देखो सब, आप लोग के टेक्स्ट बुक के अंदर है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, बट उन लोग ने उल्टा किया है, एंड हम लोग यहाँ पर उल्टे का भी उल्टा करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा सीधा। तो आप लोग का जो एक्सप्रेशन है ना वो एकदम बराबर यहाँ पर आएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखोगे उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आता है वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे। देखो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एंड ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल वे स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, ओके। तो रेस्ट पे तो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, जैसा हम लोग ने फिजिक्स सीखा है ना वो हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप लोग को डाइजेस्ट हो जाएगा। बट टेक्स्ट बुक में जो दिया ना वो थोड़ा अलग तरीके से दिया है, वो मैं आप लोग लास्ट में क्लियर करा दूंगा। ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, U होता है, समझा सब लोग को। एंड ये रेस्ट पे है अगर, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, यहाँ तक डॉट किसको, मैंने बाहर से एक फोर्स दिया तो क्या होगा ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। जैसे आपने फोर्स दिया तो ये ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट। एंड जब वो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज होकर कितना हो जाएगा v, क्योंकि वो एक्सिलरेट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, फोर्स दिया, समझाया था। तो फाइनल वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, v से। यहाँ तक डाउट किसी कुछ भी। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बचपन से, हाफ mv²। कहाँ से आया सर ये, अभी वो निकलेगा यहाँ पर, ओके। इनिशियल वेलोसिटी 0, फोर्स दिया वो मोशन करेगा, उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा v। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सिलरेशन हो रहा है, समझेगा। एक्सिलरेशन का वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव, ओके। अभी देखो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर जा रहा है v, कुछ भी, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, उन लोग ने उल्टा लिया है इसके लिए, हाँ वही कन्फ्यूजन है, वो मैं आपको लास्ट में क्लियर करा दूंगा। पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से देखते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर जा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ तो टाइम भी लिया रहेगा, डाउट यहाँ था कुछ भी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, अरे भाई हो गए स्पीड या वेलोसिटी, ओके। अभी देखो यहाँ पे सब लोग, यहाँ तक डाउट किसी को कुछ भी क्लियर है, वापिस एक बार के बराबर है। इनिशियल इसका मास कितना रहेगा m, जब वो यहाँ पर जाएगा तो उसका मास कितना रहेगा सेम, बिकॉज मास चेंज नहीं होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। किसने वर्क डन किया, हम लोग ने। सो पहले पार्ट के अंदर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी को डाउट यहाँ तक क्लियर सब लोग को। नेक्स्ट पार्ट में देखो, बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा वाला इक्वेशन यूज करेंगे पता है, थर्ड वाला क्या होता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अभी देखो यहाँ पर प्लस लिखा है मैंने, प्लस का मतलब क्या, एक्सिलरेशन हो रहा है, तो a का वैल्यू, बिकॉज देखो यहाँ पर जो a का वैल्यू है वो कैसा है पॉजिटिव। u का वैल्यू कितना रखा हम लोग ने यहाँ पर 0, अगर u का वैल्यू 0 तो u का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ये वो पूरा पार्ट 0। तो क्या बचा, v² इज इक्वल टू 2as, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा v² अपॉन 2a, समझेगा। तो ये जो इक्वेशन सेकंड के अंदर जो अपने को s का वैल्यू मिला है इसको सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, w इज इक्वल टू f इंटू एस। सो एज वी नो दैट सिंस w इज इक्वल टू एफ एस, एंड ये s के वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f इंटू v² अपॉन 2a, ओके। अभी जब भी ये ऑब्जेक्ट है उसका स्टार्टिंग में मास रहेगा m, मैंने बाहर से फोर्स दिया, उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सिलरेशन। एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन। तो w इज इक्वल टू m इंटू a इंटू v² अपॉन 2a, a कट, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिला 1/2 mv²। तो मैंने जो फोर्स दिया जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ वही, हाँ तो यहाँ पर देखो मैंने जो भी वर्क डन किया वो वर्क डन से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का मोशन। एंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसका कौन सा एनर्जी होता है, तो हमने जितना भी वर्क डन अप्लाई किया ऑब्जेक्ट के ऊपर वो किसके फॉर्म में स्टोर हो गया, तो यूज हो गया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। एंड यही अपन लोग ने बचपन से फॉर्मूला किया है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², समझा।
अभी टेक्स्ट बुक के अंदर है, आप लोग के स्कूल के अंदर जो करा है वो हम लोग देखेंगे। पहले आपको लिखना तो लिखो, चलो डन करो। ये देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, यहाँ पे देखो, थोड़ा कंफ्यूजन हटाते हैं। इसमें क्या बोला है पता है, एक ऑब्जेक्ट है ना, उसका मास था m एंड ऑलरेडी उसका वेलोसिटी कितना है v, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी को उन लोग ने क्या लिया है v, ये v फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी को उन लोग ने क्या लिया है, लेकिन जो v है वो फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अभी ये ऑलरेडी एक मोशन कर रहा है धीरे धीरे एंड लास्ट में वो कहाँ पर आ जाएगा, रेस्ट पे। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा है, नेगेटिव। तो ये वाले केस में वर्क डन क्या होगा, F इंटू एस, बराबर, ये तो पता है आप लोग को, फोर्स अप्लाई किया एंड यहाँ पर उसका, हाँ। सेकेंड जो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था ना, अभी यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहाँ पर पता है क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना है अपना 0 एंड u का वैल्यू कितना था, स्टार्टिंग में हम लोग यू स्क्वायर ही रखते हैं एंड यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, माइनस, इसलिए ये प्लस क्या हो गया, माइनस। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। वापिस से सेम, w इज इक्वल टू fs, s का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मास इंटू एक्सेलरेशन, s का वैल्यू कितना है, यू स्क्वायर अपॉन 2a, ए कैंसिल, तो अपना फॉर्मूला है हाफ m u स्क्वायर, बट ये जो u था वही इनिशियली कौन था, v। तो वर्क डन एंड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाँ, समझा। ये खाली क्या प्रॉब्लम हुआ, हम लोग को पता है बचपन से v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, एंड u क्या होता है, इनिशियल, तो उन लोग ने u को ही v ले लिया ऐसा एंड v को फिर 0, समझा। दोनों क्या कंफ्यूजन है, रिटार्डेशन हो रहा है इसमें, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0, तो क्या हुआ यहाँ पर, रिटार्डेशन। बट आंसर दोनों से सेम आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। हाँ, वेरिएबल चेंज किया इसके लिए गलत हुआ, बट न्यूमेरिकल तो आंसर सेम ही आता है ना। अगर मैंने इसका वैल्यू जो भी रखा वही मुझे वहाँ पर मिलेगा। आपका वाला तो कौन सा अच्छा था, पहला दूसरा? पहला वाला क्लियर था ना समझने के लिए, हाँ चलेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया आप लोग को, वो केसेस है ना, रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड छोटा p मतलब क्या होता है, प्रेशर, क्या होता है, मोमेंटम। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर एंड वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू p अपॉन m, यही v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, इनटू p का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर, एक m कैंसिल, तो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p स्क्वायर अपॉन m। सो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन क्या मिलेगा, p स्क्वायर अपॉन 2। एक क्वेश्चन है आप लोग को, देखो अगर मैंने मोमेंटम को कांस्टेंट रखा, क्लास मोमेंटम को कांस्टेंट रखा, तो काइनेटिक एनर्जी एंड मास का क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पर, इनवर्स रिलेशन। तो फर्स्ट मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर, इफ केस 1 हम थोड़ा करेंगे आराम से, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट सो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, समझा। सेकंड पार्ट के लिए देखो, अभी इसका हम थोड़ा चेंज करते हैं मोमेंटम के टर्म में, तो ये क्या बनेगा आगे से, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, काइनेटिक एनर्जी को लिखो कैपिटल K से लिख सकते हैं, ओके। काइनेटिक एनर्जी के दो सिंबल होते हैं, या तो आप K लिखो या तो फिर K डॉट E। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2mk। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम एंड मास का क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझा, नहीं समझा, क्योंकि सामने सामने आ रहे हैं ना इक्वेशन के हिसाब से। ये वाला पार्ट देखो, 2m को सामने लेके जाओ, देखो वापिस से, यहाँ तक क्लियर था सबको। अभी देखो 2m को आप काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा इक्वेशन, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m एंड काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, k के फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट ले लो 2mk। अगर k का वैल्यू कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, रूट ऑफ m, यस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, समझा नहीं समझा। सो इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट सो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ m, समझे। ये दो कंक्लूजन हम लोग ने यहाँ से निकाले। हाँ, डाउट यहाँ था कुछ भी? अभी इसके ऊपर है ना हम लोग के पास दो केस है। फर्स्ट केस के अंदर अभी हम लोग वही करने वाले, फर्स्ट केस के अंदर हम लोग किसको सेम रखेंगे, तो बोला हम लोग ने मोमेंटम को कांस्टेंट रखा ना। मेरी देखो थोड़ा समझने ट्राई करना, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका शेप वेप सब कुछ सेम, ओके, बट इसका जो मास है वो स्मॉल है, मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा, लाइट ऑब्जेक्ट। हाँ, और यहाँ पर भी शेप सब जो के सेम है, बट ये जो ऑब्जेक्ट है काफी ज्यादा हैवी है। दोनों का मोमेंटम सेम का मतलब समझते आपको, दोनों का इम्पैक्ट सेम रहेगा, समझा तक। दोनों का इम्पैक्ट सेम मतलब जैसे कि अभी ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जैसे मैंने रिलीज किया, सब लोग का ध्यान है पर क्या सेम है इसके अंदर, फर्स्ट केस के अंदर मोमेंटम सेम है,
तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये ऑब्जेक्ट था, समझने ट्राई करो, ये एक मेटल का यहाँ पर शीट है एंड जैसे आपने ये हैवी ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर से छोड़ा तो सपोज ये ना थोड़ा सा बेंड होके ऐसा हो गया, इतना उसका इम्पैक्ट हुआ क्योंकि वो हैवी था। हाँ, अभी ये जो लाइट है ना, तो सुनो, अभी ये जो लाइट है, लाइट वाला, ये लाइट जब यहाँ पर हम लोग रिलीज करेंगे तो मैं चाहता हूँ जितना इसके अंदर बेंट हुआ है, डेंट आया है, उतना ही इसके अंदर ही आना चाहिए, बट तो स्पीड ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा एंड स्पीड अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, समझेगा। तो सेम इम्पैक्ट के लिए जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। समझा तक? नहीं समझा? क्लियर? तो यहाँ पर देखो इसका मास कम है तो अपने को इसको बहुत ही लार्ज अमाउंट से वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट दे पाए, समझेगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा। तो कैन वी से ke1 अपॉन ke2, 1 किसके लिए, लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए एंड सेकंड के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंटम कांस्टेंट है ना, तो मोमेंटम कांस्टेंट के लिए ये वाला, तो p2 स्क्वायर अपॉन 2m लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए एंड मोमेंटम तो सेम रहेगा अपॉन हैवी, कैंसल कैंसल, क्या बचा 1 अपॉन m अपॉन 1 अपॉन, सो ke1 अपॉन ke2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m को कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। देखो यहाँ पर ke1 किसके लिए था एंड यहाँ पर वो इन्वर्स में आ रहा है, समझा, एंड यहाँ पर बिगर ऑब्जेक्ट है तो वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा, समझा। सेकंड देखते हैं, केस 2 में क्या सेम रखना है, सेम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर भी सेम, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है स्मॉल m एंड दूसरे का ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल M, ओके। अभी ये वाले केस में क्या सेम रखना है, काइनेटिक एनर्जी, समझेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v का स्क्वायर। अभी जिसका मास कम रहेगा एंड सब लोग समझना ट्राई करो यहाँ पे, अगर ये 100 जूल आ रहा है एंड उसका मास कम है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, समझेगा यहाँ तक, क्लियर। तो उसका स्पीड क्या रहेगा यहाँ पर, ज़्यादा, समझा नहीं समझा। एनर्जी मुझे कांस्टेंट करना है, मतलब 100 जूल आना चाहिए, तो जिसका मास कम है उसका स्पीड क्या होना चाहिए एंड जिसका मास ज़्यादा है उसका स्पीड क्या होगा। अभी अपने को देखना है कि दोनों में से इम्पैक्ट कौन ज़्यादा देगा, ज़्यादा बेंड कौन करेगा, ये वाला या ये वाला, सेम नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी सेम है बट वो, अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक स्पंज का बॉल है, समझो, एक स्पंज का बॉल है, उसका मास कम है एंड मैंने उसको 100 मीटर पर सेकंड से आपके ऊपर फेंका, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इम्पैक्ट कम रहेगा। एंड अभी अगर मैंने खाली 200 ग्राम का सीजन बॉल आपके ऊपर खाली 5 मीटर पर सेकंड से ही फेंका, हाँ, तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, समझे आता है। तो अभी वही अपने को प्रूफ करना है। पहले राइट, यहाँ पर ke1 एंड यहाँ पर ke2, किसको कांस्टेंट रखना है, नहीं, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी, मोमेंटम ऑफ ए अपॉन मोमेंटम ऑफ बी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, √2m_k। तो √2m छोटा मास है ना यहाँ पर, m_k क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है एंड यहाँ पे √2m_k, कैंसिल कैंसिल, क्या बचा √m अपॉन m। तो जो मोमेंटम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। तो किसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, जिसका मास ज्यादा उसका इम्पैक्ट ज्यादा, समझे यहाँ तक, क्लियर। जिस देखो सीजन बॉल का मास ज्यादा था किसमें, उसमें हम लोग ने अलग फैक्टर को सेम रखा ना, यहाँ पर हमने क्या सेम रखा था, मोमेंटम सेम रखा, मतलब इम्पैक्ट मुझे सेम चाहिए, समझा। तो अगर सपोज के बड़े ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट ज्यादा है, अभी छोटे ऑब्जेक्ट को भी सेम आपने रिलीज किया, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा, आपको उसको जोर से फेंकना पड़ेगा तो ही वहाँ पर डेंट उतना बनेगा। क्या केस 1 में देखो कैसा है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको आपने रिलीज किया तो उसने यहाँ पर इतना डीप दिया, समझा। अभी हल्के ऑब्जेक्ट को भी फेंको तो वो इतना डीप नहीं दे पाएगा जितना मुझे चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, एकदम जोर से फेंकना पड़ेगा। जोर से फेंकने के लिए उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। डन। नेक्स्ट टाइम ये है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक पार्ट रह गया है, कंफर्म।